ठीक है, तो सिक्स क्वेश्चन पर अपन आते हैं। ठीक है, द सिक्स क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एंड इसका और वाला एक पार्ट है। और वाला पार्ट क्या है, नेम द पार्ट ऑफ द लेंस थ्रू विच द रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। ठीक है, देखो मैं होता आप लोगों की जगह एक्चुअली, तो मैं तो दोनों पार्ट कर सकता हूँ, बट स्टिल मैं सेकंड पार्ट को प्रेफर करता। क्यों? क्योंकि भाई छोटा है, उसका आंसर एक्सप्लेनेशन कुछ देना नहीं है, छोटा सा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले पार्ट लिखता हूँ। ठीक है, ऑल राइट। ऑल राइट, तो ये है क्वेश्चन एंड तो इसका आंसर क्या है, सॉल्यूशन जो अपन को देखना है इसका आंसर क्या है। ठीक है, सबसे पहले कनकेव मिरर है ना, तो मैं पेन चेंज कर देता हूँ। तो या एक कनकेव मिरर है, इसकी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल बन रही है, यानी कि मिरर ये है। ठीक है, मिरर ये है, कनकेव मिरर ये है, तो रियल बन रही है यानी कि किस साइड बन रही है, इस साइड की इस साइड। रियल बन रही है यानी कि इस साइड बन रही है। इन्वर्टेड बन रही है यानी कि नीचे के साइड बन रही है, और ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ठीक है, तो कैसी बन रही होगी, कुछ इस तरीके की। देखो ये क्या है, एक्सेस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कुछ इधर रखा हुआ है, तो इमेज कैसी बन रही है, देखो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, अपन वो अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इमेज कैसी बन रही है असल में, रियल बन रही है यानी कि इस साइड बन रही है, इन्वर्टेड यानी कि नीचे की साइड, और बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से यानी कि ऐसी। ठीक है, तो ऐसा कब होता है पता है आपको। देखो सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट अपन निकालते हैं और एक अपन पैरेलल लेते हैं। ठीक है, वहाँ से अपन अपनी अभी बात नहीं करने वाले हैं, बट स्टिल ये होता कैसा है। ठीक है, जो लोग मेरे से ऑप्टिक्स पढ़े हैं उन लोगों को ये चीज़ पूरी क्लियर होगी, अगर नहीं है तो भाई मेरे से ऑप्टिक्स एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और किसी को भी कोई डाउट हो नीचे पूछ लेना कमेंट में, मैं बिंदास पूरा का पूरा समझा दूंगा। देखो ये कब होता है, ये वाली सिचुएशन ना तब होती है, कब होती है, जब 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 प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि देखो प्रिंसिपल फोकस है ये और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में होगा ना, तो जब इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा तब ये होता है। तो इसका आंसर यही है क्या, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इसके सेकंड वाले अपन और वाले पार्ट में आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से रब करता हूँ एंड सो अपन चलते हैं। तो इसी क्वेश्चन के और वाले पार्ट में आते हैं ना, इसी क्वेश्चन का और वाला पार्ट क्या है, तो मैं उसको जल्दी से लिखता हूँ क्या है।
ठीक है। तो दोस्तों देखो, इसको क्वेश्चन क्या है, नेम द पार्ट ऑफ द लेंस थ्रू विच द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। ठीक है, तो यानी कि रे ऑफ लाइट जब पास हो रही है तब उसमें कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब ऑप्टिकल सेंटर पर होता है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर जैसे कि मान लो ये लेंस है, ठीक है, तो जब इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है यानी कि ये पॉइंट, तो ये लेंस है और इसका ऑप्टिकल सेंटर इधर होता है ना, तो ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। और जब यहाँ से रे ऑफ लाइट पास करती है तो कैसे निकलती मालूम, स्ट्रेट। आप जिधर से भी निकालोगे ना, देखो इधर से निकल रही है तो ये भी निकलेगी कहाँ, स्ट्रेट, ये इधर से निकलेगी। अगर ये लाइट जा रही है इधर से तो ये भी निकलेगी कहाँ, स्ट्रेट। ठीक है, तो ए बी सी, ठीक है, यानी कि तीनों जो रे ऑफ लाइट है बिल्कुल बिना डेविएट हुए निकल जाती है। ठीक है, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों में सेम चीज़ होती है। ये कन्वेक्स है, कनकेव अगर लेंस होगा ना तो कैसा होगा, ये है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट अगर स्ट्रेट जा रही है सीधी तो कैसे निकलेगी, कुछ यूं। ठीक है, अगर ऐसे जा रही है एंगल में तो कैसे निकलेगी, कुछ यूं। और अगर ऐसे जा रही है तो कैसे निकलेगी, कुछ यूं। ठीक है, तो यानी कि ये वाले केस में भी ए कैपिटल बी कैपिटल सी तीनों बिना डेविएट हुए निकल के दोनों में है ना। तो यानी कि इसका आंसर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है ना, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ये वाला पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। अब अपन चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं ये वाला पूरा रब आउट करता हूँ एंड सो जल्दी जल्दी करते हैं अपन। या अगला क्वेश्चन मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एंड उसके बाद मैं उसको आपको रीड करके या फिर समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, तो अपन चलते हैं क्या। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टाइम बर्बाद हो। ठीक है, 7th है ये।
तो इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टू ऑब्जर्वेशंस दैट कैन बी नोटेड फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर रीडिंग। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जब अपन देख रहे हैं, जब ये पूरा हो रहा है तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, तो मैं जल्दी से वो भी लिख देता हूँ। एंड सो चलिए लिखते हैं। ठीक है, तो देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि अपन ने पास ये अरेंजमेंट है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये सेटअप में हो क्या रहा है, सबसे पहले ये समझो आप लोग। ठीक है, देखो एक कॉइल है अपने पास। ठीक है, अब ये कॉइल जो है किसके ऊपर है, ये एक सिलेंड्रिकल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड। ठीक है, तो देखो जब मान लो कि ये सिलेंडर है, ठीक है, ये है ना, ये वाला बीच वाला, ये वाला ये सिलेंडर, तो या इस पर दो कॉइल लगी हुई है दोनों साइड में। ठीक है, बैटरी लगी हुई है एंड सबसे पहले इनिशियली की नहीं लगी हुई है, यानी कि स्विच जो है, यानी कि ये जो बटन है यहाँ पर ये ओपन है, और दूसरी साइड क्या है, कॉइल लगे सेम चीज़ और गैल्वेनोमीटर पे कनेक्टेड है। अब देखो हुआ क्या, अपन ने यहाँ पर जल्दी से एक की दी है ना, जल्दी से इंसर्ट करी की को, मतलब बटन को ऑन किया और ऑफ कर दिया। ठीक है, की इज़ इंसर्टेड एंड देन शॉर्टली रिमूव्ड आफ्टर। ठीक है, यानी कि अपन ने जल्दी से बटन को चालू किया और बंद कर दिया। तो दो ऑब्जर्वेशन कौन से हुए, देखो दो ऑब्जर्वेशन होगा क्या। सबसे पहले देखो जैसे ही आप यहाँ पे बटन इंसर्ट करोगे एक करंट फ्लो होगा यहाँ पे। ठीक है, करंट फ्लो होगा जिसके कारण एक फ्लक्स बनेगा। अब ये फ्लक्स कहाँ से जाएगा, इसके थ्रू निकलेगा, तो यानी कि यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन होगा, है ना, यानी कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। तो यहाँ का डायरेक्शन अगर इस साइड है तो इसका डायरेक्शन सेम अपोजिट होगा। ठीक है, इसका ऊपर के साइड जा रहा है तो यहाँ से वो नीचे के साइड और यहाँ ऊपर के साइड। ठीक है, तो ये होगा। अब दो जो अपन को यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखने, ये कौन से होंगे, सबसे पहला कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा ये इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन होगा और शॉर्टली आफ्टर ये बंद हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो ऑब्जर्वेशन होगा वो कौन सा होगा, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये होगा कि इसका जो डायरेक्शन है ये अपोजिट होगा। ठीक है, तो दोनों जो ऑब्जर्वेशन मैं डिक्टेट कर रहा हूँ आप लिख लो। ठीक है, देयर आर मोमेंटरी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दैट डाई आउट शॉर्टली, ये हुआ पहला। ठीक है, देयर आर मोमेंटरी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दैट डाई आउट शॉर्टली, पहला। दूसरा होगा द डिफ्लेक्शंस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गए दोनों पार्ट एंड ये दोनों के दोनों आप लिख ही लोगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, अगर आपको सब सुनना है फिर से तो आप बैक करके फिर से सुन सकते हो इसको। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं इसको पूरा रब आउट करता हूँ। तो या अगले पे चलते हैं अपन। सो एट्थ वाले पर अपन आते हैं। एट्थ वाला क्या है, एट्थ वाला है ड्रॉ दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ जल्दी। सो या ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो देखो असल में होता क्या है, देखो आपको पता होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये होता है एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल ये होता है। ठीक है, थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल कैसा, देखो ये सब कुछ अलग अलग है, देखो इसमें सारी उंगलियां खुली हुई होती हैं राइट हैंड रूल में। राइट हैंड थंब रूल में सिर्फ थंब होता है खुला हुआ। राइट हैंड थंब रूल में ध्यान से सुनो, राइट हैंड थंब रूल है, थंब आ रहा है यानी कि सिर्फ थंब खुला होगा। राइट हैंड रूल में तीनों खुले होंगे। ठीक है, राइट हैंड रूल है, हैंड पूरे हैंड का यूज़ होगा तो तीनों खुले होंगे, तो राइट हैंड थंब रूल ये होगा। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आप लोग बोलते हो, कई स्टूडेंट आते हैं मेरे पास कि कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज होते हैं नाम में।
तो मैंने आपको ये बताया। देखो अब ये रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको जब भी बनानी हो तो क्या करो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लो। सबसे पहले मान लो कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। इसमें करंट का एक डायरेक्शन डिफाइन करो, ठीक है। सपोजिंगली अपन ने ऊपर के साइड ये डायरेक्शन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब करना क्या है, कुछ नहीं, ये राइट हैंड लो, ठीक है। थंब जो है इसको करंट के डायरेक्शन में रखो। देखो ऊपर की साइड जा रहा है ना, ये एरो ऊपर की साइड है, देखो। तो ये थंब भी मैंने ऊपर की साइड रखा। अब कुछ नहीं, ये जो फिंगर्स हो रही हैं उनके अक्रॉस जाकर ये वायर को पकड़ लो, ठीक है। ऐसे जाके पकड़ लो। सपोजिंगली ये मार्कर लो, ठीक है। इसमें ये ऊपर की साइड डायरेक्शन जा रहा है, किसका, ऊपर की साइड डायरेक्शन जा रहा है करंट का, ठीक है। करंट का डायरेक्शन है ऊपर की साइड। तो मान लो ये मैंने स्ट्रेट लिया और ये हैंड से जाके पकड़ लिया। तो जैसे ही मैंने पकड़ा, देखो फिंगर का डायरेक्शन क्या है, थंब का डायरेक्शन क्या है, थंब का डायरेक्शन है ये करंट की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। और फिंगर से जब मैंने पकड़ा तो देखो ये फिंगर से मैं जब मैंने पकड़ा तो देखो उंगलियां घूम कैसे रही हैं ये ध्यान दो। उंगलियां घूम रही हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। उंगलियां घूम रही है इस डायरेक्शन में, या देखो ऐसा घूम रही है ना, ठीक है। ऐसा घूम रही है जब मैं पकड़ रहा हूँ तो, ठीक है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होंगी वो भी इसी डायरेक्शन में होंगी, इन उंगलियों के डायरेक्शन में। ये होता है राइट हैंड थंब रूल। तो ये पूरा क्वेश्चन राइट हैंड थंब रूल पर बेस्ड है। तो कुछ नहीं है, करंट कैरिंग कंडक्टर बनाना है अपन को, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इसमें इसको मैंने यू पकड़ा, तो यानी कि ऐसी बनेंगी लाइन्स, ठीक है। तो इसके अराउंड कैसी बनेंगी ये मैं आपको दूसरे कलर के पेन से बताता हूँ। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, इस तरीके से मैंने अभी इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन हो रहा है आपको देखने में, है ना। इसीलिए ये कन्फ्यूजन ना हो, इस करंट आप कैसे बनाओगे इसको, इस कारण मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जो वायर है बीच वाला इसको थोड़ा सा मोटा बनाओ। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा मोटा बना के फिर से बनाऊँगा तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी ना। इधर बनाता हूँ मैं, तो पहले मैं डायरेक्शन भी बना ही देता हूँ। खैर ये हो रहा है डायरेक्शन, बट इसमें अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर इसको फिर से बना रहा हूँ। देखना अब इसमें इस बार जो बीच वाला कंडक्टर है इसको थोड़ा सा मोटा बनाऊँगा मैं, देखना। ये क्या बनाया, थोड़ा सा मोटा बनाया मैंने, और ये कुछ ज़्यादा मोटा हो गया यहाँ से, ठीक है। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ भी है आई, ठीक है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा ना, देखो मोटा होने के कारण क्या होगा, मैं इसमें सामने और पीछे के साइड आसानी से दिखा सकता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर जब मैं बनाऊंगा तो जादू होगा, समझ में आएगा आपको, दिखेंगी अब लाइंस। यहाँ पर जो समझ में नहीं आ रही यहाँ समझ में आएंगी। ठीक है, देखो समझ में आ रही है कि नहीं। यहाँ सामने की तरफ है, यहाँ सामने की तरफ है, यहाँ पीछे की तरफ है ना। तो यहाँ क्यों किया मैंने, बीच में से कट कर दिया। देखो यहाँ पर मैंने उठा दिया पेन, फिर यहाँ उठा दिया, फिर यहाँ उठा दिया, इधर से कंटिन्यू करिए। तो देखो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन से ये, ठीक है, ऐसा कर्ल हो रहा है, ठीक है। यहाँ से इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ठीक है। तो लाइंस ऐसे में रोटेट हो रही हैं, ठीक है। तो ये क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये वाला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, ठीक है। ऐसे आप एग्जाम में मत बनाना, ऐसे बनाना, नंबर मिलेंगे भर भर के। और इतना आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप चाहो तो स्ट्रेट लाइन में एक स्टेटमेंट लिख सकते हो बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल लिखना, लेकिन राइट हैंड रूल मत लिखना, ठीक है। तो अपन चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको मैं रब आउट करता हूँ एंड सो या सी क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं अपन। एंड क्वेश्चन नंबर 9 ईजी है, आसान है। थोड़ा सा स्टेटमेंट में वो लोग लंबा लंबा लिखा है उन लोगों ने, ताकि आप लोग डर जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। इसमें दो पार्ट्स हैं अगेन, सबसे पहले पहला, फिर अपन दूसरे पे आएंगे, ठीक है। तो पहले मैं 9th वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
देखो क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया, एंड क्वेश्चन का मीनिंग क्या है अब आपको ये समझना है ना। देखो हुआ क्या है असल में, अपन ने दो अनइक्वल रेजिस्टेंस लिए हैं और उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर अपन को दोनों के जो पैरामीटर है, बाकी कुछ भी पैरामीटर अपन को नहीं दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का कोई भी पैरामीटर नहीं दिया अपन को, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी नहीं दी है, तो अपन वोल्टेज का जो ड्रॉप है दोनों के अक्रॉस उसको उसके बारे में क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके रीड मार लो, एंड मैं जब बैक करूँ तो आप बैक करके फिर से एक बार इसको रीड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आते हैं समझने पर कि असल में इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो असल में सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए तो क्या आपको क्या करना है, रफ में इसका डायग्राम बनाना है। तो रफ में एक बार जब डायग्राम बनाओगे तो क्या करना है, टू अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सबसे पहले R1 R2, R1 एंड R2 अलग अलग इसलिए लिया क्योंकि अनइक्वल है ना, ठीक है। कनेक्टेड इन पैरेलल इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विथ एनी अदर पैरामीटर, इसके अलावा कोई भी पैरामीटर अपन को नहीं दिया है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है। तो वोल्टेज ड्रॉप के बाद में आप क्या कह सकते हो, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा दोनों के अक्रॉस, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं क्या, कि पैरेलल में रजिस्टेंसेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। तो वही इसका आंसर है कि वोल्टेज ड्रॉप विल बी सेम अक्रॉस बोथ दी रजिस्टेंसेस, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो, अपन आप चलते हैं अगले पार्ट पे। देखो अगले वाले पार्ट पर अपन आते हैं, तो अपन जल्दी जल्दी मैं इसका क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो सीधी सी बात है, एक वर्क डन है, ठीक है, टू मूव ए चार्ज फ्रॉम क्यू पॉइंट को, चार्ज क्यू है ना, उसको इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट ए तक अपन लेकर आए हैं, ठीक है। पॉइंट ए तक अपन लेकर आए हैं स्पेस में, ठीक है। द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या है, वी पोटेंशियल है, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी क्यू एंड वी, ठीक है। देखो इन्फिनिटी से लेकर के ए तक लाने में, है ना, इन्फिनिटी से लेकर के ए तक लाने में कितना चार्ज लगाए क्यू और वी के टर्म्स में, वो क्या होगा ये अपन को बताना है, ठीक है। तो ये वाला अपन सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या, कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, एंड सेम इसके पहले वाला पार्ट जैसी था, ये भी उतना ही आसान है। तो वर्क डन कितना होता है, ठीक है। सबसे पहले वर्क डन क्या होता है, वर्क डन मैं आप लोगों को बता दूं ना, W इक्वल टू होता है कितना, Q इंटू वी, और यही आंसर है। सिर्फ इतना भी आप लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, इसको थोड़ा सा आप समझा के लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, है ना। समझाना क्या है इसमें, वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विच इज़ वी, ठीक है। अब ये वी की वैल्यू इसमें पुट कर देते तो वर्क डन के अच्छे से वैल्यू आ जाती, बट उन्होंने मांगी नहीं है। तो भैया नहीं मांगी तो हम लोग कौन से पागल बैठे हैं जो देंगे तुमको, नहीं मांग रहे तो नहीं देंगे, बस बात खत्म। तो बस आंसर यही है इसका, वर्क डन W इक्वल टू Q इंटू वी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है वैसे तो, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं बता दूं क्या, कि उनको ये बात ना समझ में नहीं आएगा कि ये क्या क्वेश्चन है। तो उन लोगों को मैं स्पेशली बोलूँगा कि आप लोग ये चैप्टर, इसमें अगर डाउट आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट भी आप लोग नीचे कमेंट कर दोगे, मैं उसमें पूरा सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पर आप लोगों को ये बात बतानी पड़ेगी, नहीं बताओगे तो मैं कहाँ से पता चलेगा मेरे को, ठीक है। तो अपन चलते हैं अब अगले पार्ट पे, ठीक है। सो या क्वेश्चन नंबर 10th इज इजी
एंड ये पूरा का पूरा बेस्ड है कौन, फैक्ट पे, ठीक है। तो बायो का क्वेश्चन है, सो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्व्स, जस्टिफाई, ठीक है। इसको जस्टिफाई करना और कुछ नहीं करना, तो ये बहुत आसान है। एंड इस टाइप के क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आने, क्योंकि ये फैक्ट पर बेस्ड है भैया, आपको पता होना चाहिए, पता है बस बात खत्म, इतना ही पता है लिख दो, बात खत्म। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है एंड इसका आंसर भी आपको आसानी तरीके से देना है। देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, है ना, ये फैक्ट पर बेस्ड क्यों है। देखो इसका रीज़न क्या होता है, जब ब्लड जाता है अपनी बॉडी में, है ना, तो उसके अंदर प्रेशर होता है, क्योंकि वो हार्ट से निकलता हुआ जाता है। वैसे हार्ट ऐसा होता नहीं है, बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जब वो निकलता है बाहर जाता है तो इसमें प्रेशर होता है ना, दिल ने अब ये भी धक्का मारा है, ठीक है। दिल को और कोई काम नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ दिल धक्का मारता है खून को, है ना, ब्लड प्रेशर बनाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक और क्या होता है प्रोसेस, ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, वो अपन को बात नहीं करनी है। बट मेन चीज़ ये क्या कि ब्लड से जब ये निकलता है, ब्लड जब निकलता है वे हार्ट से, ठीक है, तो इसमें होता है क्या, प्रेशर। अब जब ये वापस आता है बॉडी से होता हुआ, ठीक है, तो उसमें प्रेशर बचता नहीं है और वो वेन्स के थ्रू आता है, ठीक है। यहाँ आर्टरी से जाता है और वेन्स के थ्रू आता है, आर्टरी से जाता है वेन्स के थ्रू आता है, आर्टरी से जाता है वेन्स के थ्रू आता है, इसका बस यही साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो जब वेन से ये वापस आता रहता है तो इसका प्रेशर जो होता है ना वो ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है। तो जब ये ब्लड का प्रेशर जो होता है, ब्लड पे प्रेशर बचता नहीं है वापस आने के लिए, तो ख़त्म हो चुका होता है। तो क्या होता है ना, देखो सपोजिंगली ये एक वेन्स है, ट्यूब जैसी होती है ना, तो इसमें क्या होता है, इस तरीके के वॉल्स लगे होते हैं, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोगों ने मैन वर्सेस वाइल्ड देखा होगा, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, हम लोगों के टाइम पे बहुत फेमस था। तो ना बहुत सारे बार मछलियों को पकड़ने के लिए इस टाइप का एक फंदा बनाता था, जैसे रिवर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है ना, रिवर फ्लो इस डायरेक्शन में, तो वो ऐसा एक फंदा बनाता था, एक ऐसा बांस का फंदा बनाता था बैम्बू का, ठीक है। और उसमें कांटे लगाता था इस डायरेक्शन में, ठीक है, पूरे गोल में सर्कल में कांटे लगा देता था वो, ठीक है। तो क्या होता था, मछली अंदर जब पानी के फ्लो के साथ में मछली अंदर चली जाती थी, ठीक है। अब जैसे ही मछली अंदर चली गई है तो हुआ क्या, जब वो बाहर के डायरेक्शन में आना चाहेगी तो क्या होगा उसको, जब वो बाहर के डायरेक्शन में आएंगे तो उसको कांटे लगेंगे तो वो बाहर नहीं आ पाती। सेम चीज़ ब्लड में भी होती है, वेन्स में, ठीक है। अब ये ब्लड सेल्स है, ठीक है। अब ये मान लो जब प्रेशर के साथ में पीछे का प्रेशर तो लगेगा ना पीछे से, तो जब वो होते हुए जब यहाँ पहुँच गए, तो एक बार जब वो यहाँ पहुँच जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पहुँचे तो वापस नहीं आ पाएंगे, फिर वो यहाँ पहुँच जाएंगे, पीछे प्रेशर बढ़ता जाएगा, जब इसमें प्रेशर बन जाएगा तो वो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ वाला। और फिर उसी तरीके से जब वो यहाँ वाला जब यहाँ पर होगा, जब इसमें ज़्यादा ब्लड ब्लड सेल्स हो जाएंगे तो वो आगे पहुँच जाएगा। इस तरीके से ये आगे बढ़ता है, इसीलिए इसमें प्रेशर होता है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, ये आप खुद से लिखोगे, ठीक है। ये आप खुद से इसलिए लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। ऑलराइट, तो लिखो एक बार, द वेन्स हैव thin walls because the blood inside the blood there is no longer pressure present, and there have valves to ensure the blood flow is in one direction, ठीक है। ब्लड का फ्लो किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में हो, ये इंश्योर करता है। ऑलराइट, तो इतना सा है, सरल सा आसान है, ठीक है। अपन अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सो ऑलराइट चलते हैं। सो या अब अपन चलते हैं कौन से, क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एडाप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे एडाप्टेशन से वो करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख देता हूँ एंड या
ठीक है, तो इसके आंसर पे अपन चलते हैं अगेन। इसको भी मैं लिख रहा हूँ एंड मैं पूरा इसको समझाने नहीं वाला हूँ, मैं समझा रहा हूँ इसको एंड मैं यहाँ पे रीड आउट करूँगा, फिर आप लिख लेना, ठीक है। तो देखो, इनर लाइनिंग जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है, इसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये फिंगर लाइन प्रोजेक्शन पे कुछ सेल्स लगे होते हैं, प्रोटीन के होते हैं एक्चुअली, एंड वो अपन को ज़रूरत नहीं है, बट ये फिंगर लाइन जो प्रोजेक्शंस होते हैं ये इंश्योर करते हैं क्या कि जो है सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का बढ़ जाए, ताकि खाना अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए खाने में से, ठीक है। तो मैं इसको अगेन डिक्टेट आउट कर रहा हूँ। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली, है ना, विली, VILLI, ठीक है, विच इंक्रीज दी सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया इंक्रीज होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो इतना ही है, अगर आप कुछ आप मिस आउट हो गया तो आप बैक करके फिर से इसको सुन सकते हो, डबल टैप करोगे इधर पे तो आ जाएगा, सीधी सी बात, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अपन चलते हैं अगले वाले पार्ट पे, ठीक है। इसलिए अगला वाला पार्ट भी ईजी है, बट पहले ये रब आउट करता हूँ मैं। अगला पार्ट है इसका कि गोट और टाइगर में से किसके पास लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और ये आंसर को बताओ, ठीक है, जस्टिफाई करो। तो भैया सबसे पहले मैं क्वेश्चन का लिख देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। अब देखो, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, रीज़न है, वो बहुत आसान है। असल में देखो क्या होता है, जो गोट हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, है ना, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उनको लंबी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो क्या खाते हैं, घास। घास में क्या होता है, सेल्यूलोस, ठीक है। सेल्यूलोस इज़ द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये सेल्यूलोस जो होता है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करने के लिए लंबे स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए गोट का जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है, ठीक है। तो मैंने आपको रीज़न भी बताया, एक्सप्लेन भी कर दिया, है ना। तो अब मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ, आप उस चीज़ को लिख लो, ठीक है। द गोट हैज़ लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज herbivorous animals eat grass needs a longer small intestine to allow cellulose to be digested। सेल्यूलोस जो होता है बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, इसीलिए, ठीक है। तो ऑलराइट, तो आपको कोई भी लिखना हो तो आप रिवर्स करके वापस से सुन सकते हो इसको, है ना। तो मैं एक बार इसको रीड आउट कर देता हूँ। गोट हैज़ लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज herbivorous animals eat grass, the grass for digestion needs a longer small intestine to allow the cellulose to be digested। देखो मैं रट्टा मार के नहीं आया, मैं खुद से लिख रहा हूँ, खुद से आपको बता रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाए, बट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, बट रीज़न जो है आपको जो समझ में आ रहा है वो सही होना चाहिए, है ना। ऑलराइट, तो यहाँ पर इतना ही, अपन चलते हैं आगे। ऑलराइट दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का बचा हुआ अपन करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, एंड यहाँ पर लिंक आ रही होगी तो उस पर क्लिक करिए और अगले पार्ट पे पहुँच जाइए। ऑलराइट दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक तो कर ही देना, एंड आप यहाँ पर क्लिक करके फिर से नए वीडियो पर जा सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, मिलते हैं।